आपको पता है कि इस समय हमारी रीच रेस्ट्रिक्ट कर रखी गई है, इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि हमें इस मास का 5 लाख का टारगेट पूरा करना है। आप लोगों के सहयोग से 2.5 लाख पूरा हो चुका है, अब इतना ही और करना है इस माह के अंत तक। आपका सहयोग अपेक्षित है। QR कृपया स्कैन करके सपोर्ट करें। आज जो इंडिया टीवी से इंटरव्यू लिया गया वो मैंने ये देखा कि एक बहुत ही अच्छी इवेंट के रूप में कोरियोग्राफ किया गया, जिसके लिए रजत शर्मा की बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी। प्रश्न भी उन्होंने काफ़ी चुटीले पूछे और किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगा कि वो नरेंद्र मोदी को कोई हल्की फुल टॉसेस दे रहे हैं। अच्छे प्रश्न और धमाकेदार उत्तर, यह है आज के पूरे इस इंडिया टीवी के इस इंटरव्यू का सार है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो इंटरव्यू स्प्री पे हैं और वो लगभग 60 इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन आज का जो उन्होंने इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया वो तो भाई बहुत ही धमाकेदार था और उसमें उन सबका इंतज़ाम हो गया जो ये कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री तो नर्वस हैं। वो पूरा का पूरा, अगर किसी ने इंटरव्यू देखा है तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा नर्वस है या कॉन्फिडेंट है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, शब्दों से पता चल जाएगा, उत्तरों से पता चल जाएगा। दूसरी बात, लोग कह रहे थे कि भाई ये जो 400 वाली बात है ये पूरा का पूरा शगुफा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया ये कोई शगुफा नहीं था, ये तो उन्होंने ट्रैप ले किया था और बाकी सारे के सारे लोग ट्रैप हो गए। जो कह रहे हैं ना 3 राउंड तक तो समझ में नहीं आया लोगों के क्या हो रहा है। वो इस बार भी उनको लगता था कि 400 पर आखिरकार स्थिति क्या हुई। इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? उनको समझ ही नहीं आया कि कहां ले जा रहा हूं मैं। तीन चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि आप पूरा कैंपेन ये लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई और हर बात का जम के जवाब दिया। 370 की बात आई तो 370 पे जो जवाब था वो बड़ा धमाके का था कि भाई बाकी तो सब ठीक है। पाकिस्तान वाले जो कहते हैं, बाकी लोगों ने कहा ना कि साहब कि ये सवाल पूछा कि साहब पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ घुस के मार रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान वालों को समस्या हो सकती है। 370 पर किसी भी इस्लामिक नेशन ने कोई हमें अपोज़ नहीं किया। कांग्रेस वाले चूँ चूँ क्यों कर रहे थे, एक बात। दूसरी बात कि भाई अगर पाकिस्तान जाके रोता है UN में, वो ये कहता है कि भाई हमारे टेररिस्ट को मारा जा रहा है, टेररिस्ट को मारा जा रहा है ना, आतंकवादी जो उनके बहुत ही प्रिय हैं, तो उस पर पाकिस्तान जो है वो परेशान है। वो समझ में आता है कांग्रेस क्यों परेशान है। आप ये देखिए कि कांग्रेस जो है वो लगातार इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है और हमारे जो राहुल बाबा है उन्होंने तो पूरा का पूरा नैरेटिव बना ही लिया है और बता दिया है कि भाई सिस्टम कैसे चलता है। वो भी बता दिया कि भाई देख लीजिए कि इनका जो है वो कन्फेशन है कि सिस्टम कैसे चलता है और जो भी SC ST OBC के साथ जो भी है, इनके कहने के अनुसार यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन है, यदि कोई भेदभाव है तो सिस्टम तो इन्हीं का था इतने साल। ये खुद ही कह रहे हैं इनको सिस्टम की जानकारी है और इसी सिस्टम के कारण ऐसा हो रहा है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर वाली जो बात है, अब उसको तो कह रहे कि भाई कॉल रिकॉर्ड तो कैसे दिखाएं, वो तो नहीं दिखा सकते, इतना तो आपको बिलीव करना ही चाहिए। यानी कि जो भी बात पूछी जा रही थी वो स्पष्ट था वहाँ पर कि एक दूसरा जो नैरेटिव चलाया गया था वो नैरेटिव ये चलाया गया था कि साहब कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो आज जिसने भी ये इंटरव्यू देख लिया वो ये पूरी तरह से जान जाएगा कि भाई जो भी प्रश्न हैं वो तो स्क्रिप्टेड हो सकते हैं, लेकिन उत्तरों में तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि जनता की ओर से भी प्रश्न आए, स्क्रिप्टेड तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। और चूँकि वो सारा का सारा जो था वो आप देख रहे थे कि वो आपके प्रगति मैदान में भारत मंडपम में कार्यक्रम हो रहा था,
भारत मंडपम में कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार तो वहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई थी, इतनी तो राहुल गांधी की रैली में नहीं आती। तो बात तो कुछ थी। चंद्रयान की जब बात आई तब भी उन्होंने जो है वो बात जो की वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि महफिल लूट ली। और महफिल कैसे लूट ली, कह के कि भाई चंद्रयान के लिए पाकिस्तान का यदि आप फ्लैग देखें तो उनके झंडे में चांद है और हमारे चांद में झंडा है, हमारा चांद पर झंडा है। ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पैक्टफुल संवाद था इस पूरे वार्तालाप का। ये भी बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान और जो भारत में जो भी पाकिस्तान है, भारत में भी तो एक पाकिस्तान है ना, आरफा खानम वगैरह ये सारे के सारे सुनते हैं, मेल्ट डाउन में आ गए ये बात सुन के। एक तो शिव शक्ति, और उन्होंने राहुल गांधी का भी उसमें जो है वो पूरा ट्रोलिंग कर ली कि भाई उनको तो हिंदू धर्म में से शक्ति निकालनी है और हमने वहाँ पर नाम ही शिव शक्ति रख दिया। अब वो एक परमानेंट नाम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय नाम हो गया। फिर एक और जो चार्ज लगाया जाता है कि साहब केजरीवाल और सोरेन को आपने वहाँ पर बंद किया। तो आप देख रहे हैं 2-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि 400 का तो उन्होंने नैरेटिव सेट कर ही दिया ना। और वो कह रहे हैं कि भाई 400 तो मेरे पहले से थे, ऑलमोस्ट 400 से थोड़े कम थे, तो 400 का पार का मैंने नारा दे दिया। तो कौन सी बड़ी बात की कि जो दूर बाहर से जो और लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको मिला के तो लगभग 400 थे, तो हमने कहा कि भाई 400 से पार कर लो, एक ही बात हो गई। फिर जो केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बारे में जो बात कही, स्पष्ट बोल दिया कि भाई हमने तो किया नहीं, नोटों के पहाड़ आपने देखे, हर स्कूल के बगल में दारू खाने खुलवाते आपने देखे, तो उसके ऊपर यदि कोर्ट्स के माध्यम से कोई एक्शन हुआ है तो उसमें आप लोग जो है वो मुझे क्यों ब्लेम करते हो। दूसरी बात यह है कि क्या ये नहीं होना चाहिए, क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि मैं नहीं करूँगा तो आप यही करोगे कि आपने एडजस्टमेंट कर लिया। तो बात बिल्कुल पक्की है और मार्के की है। और मार्के की बात ये भी है कि जो तानाशाही का जो चार्ज लगाया जाता है उनके ऊपर, वो तानाशाही का चार्ज सीधा सीधा पूरा का पूरा किस्सा सुनाते हुए पूरे के पूरे नेहरू गांधी परिवार के सारे जितने भी उनके जो है लेखे जोखे हैं वो बताते हुए ये सिद्ध कर दिया कि यदि यहाँ पर कोई तानाशाही है तो वो तानाशाही वंशवाद की तानाशाही है, और विशेषकर एक वंश की तानाशाही है, और वो है नेहरू गांधी वंश। इसका क्या उत्तर देंगे, कल हम प्रतीक्षा करेंगे कि राहुल गांधी भी इस पर कोई रिजॉइंडर दें, कोई उत्तर दें, कोई ऐसी बात कहें जिससे हमें और भी आनंद आए, एंटरटेनमेंट हो और थोड़ा सा मसाला, मिर्च मसाला थोड़ा इलेक्शन में और आए। हालांकि अभी जैसा दिख रहा है कि जिस तरह की बातें इस समय कर रहे हैं भाई साहब, उस दिन तो उन्होंने कांशीराम जी को ही उड़ा दिया। राहुल गांधी ने कांशीराम जी की कह दिया कि उनका जो एक्सप्रेशन था वो केवल दलित आइडेंटिटी था कांशीराम का। तो अब ऐसा उनके जो दलित फॉलोअर्स हैं उन्होंने कैसा उससे महसूस किया होगा, ये भी सोचने की बात है। फिर कुछ और ही बात कह दी, सिस्टम वाली बात कह दी। तो सिस्टम वाली बात तो आप पता है कि सभी जगह उसकी ट्रोलिंग हो रही है। लोग उनको कह रहे हैं कि भाई कम बोलो, लेकिन बोलने से भी नहीं रह जाते और कांग्रेस वाले उनको रोक भी नहीं सकते। फिर भारत की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात हुई कि भारत जो है, भारत की प्रतिष्ठा चारों तरफ बढ़ रही है। तो चारों तरफ बढ़ रही है तो उसका क्रेडिट अगर मोदी को जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है। पहले तो लोग मजाक ही उड़ाते थे, कोई बाहर जाता था तो हमको देखते थे। मैं भी बाहर बहुत गया हूँ, और जब मैं बाहर जाता था मुझे याद है मैंने 81 में बाहर जाना आरंभ किया था। 1981 में तो यदि आप जाते पश्चिमी देशों में तो वहाँ तो हमें ऐसी नज़रों से, ऐसी दृष्टि से देखा जाता था कि जैसे पता नहीं कौन से कहाँ से भूखे नंगे आ गए। जापान में तो मुझे याद है कि एक बंदे ने तो हमको सीधे सीधे इंसल्ट ही कर दिया था, इतना हमको नीचा देखा जाता था। लेकिन आज यदि आप जाइए तो आप देखिए, मुझे अभी याद है भी कुछ दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो एक बंदा मेरे पास आ गया, ओह वेल आई हैव दिस प्रॉब्लम यू नो। तो मैं समझ में नहीं आया मुझसे क्यों पूछ रहा।
मैंने कहा वाई आस्किंग मी, नो यू आर फ्रॉम इंडिया सो यू नो ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग। अरे मैंने कहा भाई वाह, भारत की प्रतिष्ठा तो बड़ी तगड़ी बढ़ गई है कि साहब हम लोग जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी में पूरी दुनिया से आगे हैं। फिर मीडिया की भी अच्छी खासी खबर ले ली गई। मीडिया की खबर तो ली ही जानी चाहिए कि मीडिया जो है वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा। पहले भी उन्होंने कह दिया था, मेरे ख्याल से राहुल कंवल वगैरह को कह दिया था कि तुम लोग जो है वो प्रेशर में रहते हो, इकोसिस्टम के प्रेशर में रहते हो। देश के हित में बहुत सारे और प्रश्न हैं, वो तो कोई पूछता नहीं। केवल जो है वो इकोसिस्टम की तरफ से जो प्रश्न आते रहते हैं वो आप लोग पूछते रहते हो। फिर जो इस्लाम के झंडा बरदार हैं, पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान के अलावा भारत में बहुत से झंडा बरदार हैं इस्लाम के, उनकी भी खोज खबर ले ली गई। उनकी खोज खबर लेने के साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से यह बता दिया गया सभी को कि भाई जो भारत आने वाला है, आगे जो भारत होगा, वो भारत जो है वो किसी के कहने पर नहीं चलने वाला है। बताया उसने साफ साफ कि भाई हमें तो भारत का इंटरेस्ट देखना पड़ रहा था, क्योंकि तेल इतना महंगा था। तो तेल इतना महंगा था, हमें रूस से सस्ता मिल रहा था तो हमने रूस से लिया। मुझे तो जैसा कि कहा नरेंद्र मोदी ने कि मुझे तो मेरे देश के गरीब का सबसे पहले हाल देखना है, सबसे पहले उसकी चिंता करनी है। तो लबोलबाब इस इंटरव्यू का ये है जो मैं इसमें पढ़ पाया हूँ, और जो इससे जो ध्वनि आ रही है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पूरी तरह से अपने टारगेट के प्रति कॉन्फिडेंट हैं, और उनको यह तो पता ही है कि 100% मोदी 3.0 4 तारीख को, 4 जून को पक्का ही पक्का है। बाकी उसकी ध्वनि जो है जब 1 जून को एग्जिट पोल आएंगे, हमारा भी एग्जिट पोल आएगा, उसको भी आप देखें। 7 बजे हम दिखाएंगे 1 जून को, उसको भी आप देखें। तो ये जब स्पष्ट हो जाएगा तो फिर आगे भारत कैसे चलेगा, भारत 2047 के लिए किस प्रकार योजनाएं बनाएगा, ये सारी बात काफ़ी कुछ खोल के बता दी है नरेंद्र मोदी ने। और स्पष्टतः उनको यह अनुमान है कि ये जो इकोसिस्टम है, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो किस प्रकार भारत को डीरेल करने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड भी जो है अब वो थोड़ी सूदिंग नॉइजेस करने लगा है। जैसे कि इयन ब्रेमर ने कह दिया तो 305 सीटें आ रही। इयन ब्रेमर फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तो अब जो डीप स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न वर्ल्ड की, अब वो डीप स्टेट जो है आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि वो नरेंद्र मोदी से रिकन्सिलिएशन, समझौता करने के चक्कर में रहेगी। तो नरेंद्र मोदी 100, ऑपोजिशन 0। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।